देखते हैं व्हाट इज़ अ सोनेट. A sonnet is a poem that consists of 14 lines and uses any number of formal rhyming schemes. In the English language, a sonnet is typically constructed with 10 syllables per line. तो एक सोनेट होता है ऐसी पोयम जो कि 14 लाइन्स की होती है और उसकी जो फॉर्मल राइमिंग स्कीम हो सकती है किसी भी नंबर में. और इंग्लिश लैंग्वेज में एक सोनेट जो है वो टिपिकली जो है वो 10 सिलेबल्स होते हैं हर लाइन के अंदर. तो कैसे होते हैं वो अब हम देखते हैं. Sonnets are written in iambic pentameter. What does it mean? Each line of a sonnet contains 5 iambs or 10 syllables. जैसे iamb, a unit of rhythm in poetry, consisting of one unstressed syllable followed by one stressed syllable. मतलब कि रिदम होगी जो पोइट्री में, उसमें एक सिलेबल जो होगा उस पर जोर देकर बोला जाएगा और एक जो है वो बिना जोर का होगा. तो पहले बिना जोर दे के बोलने वाला सिलेबल बोला जाएगा, उसके बाद जो सिलेबल आएगा पोइट्री की लाइन में वो स्ट्रेस्ड होगा, मतलब कि जोर देकर बोला जाएगा. अब इयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? 5 बीट लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 5 इयाम्स इन ईच लाइन. 5 लाइन बीट लाइन होंगी और उसमें 5 इयाम्स भी होंगे हर लाइन में, मतलब कि एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद फिर एक जो है स्ट्रेस्ड सिलेबल आ जाएगा. एन इयाम्बिक फुट इज एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल followed by a stressed syllable. The rhythm can be written as D-A-D-U-M. D जो स्मॉल लेटर्स में लिखा है वो है अनस्ट्रेस्ड और जो कैपिटल लेटर में लिखा है वो है स्ट्रेस्ड वन. तो हम अगर इसको बोलेंगे डा डम डा डम, तो ये हो गया हमारा इयाम्बिक. The human heartbeat is the most common example of this rhythm. ये आपने सुना भी होगा, धक धक करके आवाज़ आती है. तो जो स्मॉल लेटर्स में लिखा है वो है हमारा अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और कैपिटल लेटर में जो लिखा गया है वो है हमारा स्ट्रेस्ड सिलेबल. दा डम दा डम. A line of iambic pentameter is 5 iambic feet in a row. For example, da dum da dum da dum da dum da dum. तो ये होता है हमारा इयाम्बिक पेंटामीटर. ऑलराइट. सोनेट्स हैव अ स्ट्रिक्ट राइम स्कीम. तो राइम स्कीम ज़रूर होगी एक सोनेट में, स्ट्रिक्टली होगी. वो किसी भी टाइप की पर्टिकुलर हो सकती है क्योंकि सोनेट 2 तरह का होता है, शेक्सपियरियन सोनेट एंड पेट्रार्कन सोनेट. तो द राइम स्कीम ऑफ अ सोनेट इज एन एंड राइम स्कीम दैट फॉलोज दिस पैटर्न. एंड राइम स्कीम का मतलब क्या होता है कि जब हम पोएम लेंगे तो उसके लास्ट वर्ड्स को राइम करते हुए चलेंगे. ये मैंने अर्लियर जो है वीडियो में भी दिखाया था, आपको समझाया था कि राइम स्कीम हम कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी. ये शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम होती है. एंड राइम का मतलब क्या होता है फिर से बताते हैं आपको. occurs when 2 or more lines end in words that rhyme. That means जब 2 या 2 से ज़्यादा शब्द जो हैं एंड वाले किसी लाइन के वो राइमिंग होते हैं, सेम साउंड करेंगे. जैसे ए बी कैसे होगा? स्काई. फर्स्ट लाइन सपोज स्काई से एंड होती है, सेकेंड लाइन में आता है हाई, थर्ड लाइन में आ जाता है फिर ट्राई और फोर्थ लाइन में आ जाता है हाई का तरह हम लेंगे साई. तो ए बी आ जाएगा. ये अभी हम आगे शेक्सपियरियन सोनेट में भी करके देखेंगे. ऑलराइट, दिस इज क्लियर टू यू आई गेस. आइए अब हम देखते हैं कि एक जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है या फिर जिसको इंग्लिश सोनेट या एलिजाबेथन सोनेट कहते हैं, तो वो कैसे होता है. उसमें फर्स्ट क्वार्टरेन होता है, सेकंड क्वार्टरेन, थर्ड क्वार्टरेन और लास्ट में होता है कपलेट. क्वार्टरेन मतलब 4 लाइनों का समूह. क्वार्टरेन और कपलेट जो है वो पेयर लाइन्स ऑफ पोइट्री. तो ये शेक्सपियरियन सोनेट की पहचान है. ए बी सी डी ई एफ जी. तो ये देखिए अब हम इस पोएम के थ्रू करते हैं. शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. सोनेट 18 है ये. इसमें इयाम्बिक पेंटामीटर है, 5 मेजर्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. 10 सिलेबल्स हैं विद अ पैटर्न ऑफ अनस्ट्रेस्ड ऑब्लिक स्ट्रेस्ड. पहले अनस्ट्रेस्ड आएंगे फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल्स आएंगे. क्वार्टरेन मतलब 4 लाइनों का समूह. एंडिंग कम्प्लेट मतलब कि दोहा, और ये जो एंडिंग कम्प्लेट होगा ये पूरी की पूरी पोएम को कंक्लूड कर देता है. ये देखिए, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे. अब डे और मे जो है दीज आर राइमिंग, दैट्स व्हाई वी हैव marking it alphabet AA. Temperate date. Temperate is not rhyming with day, not rhyming with May. So we are marking it with next alphabet, that is B.
टेम्परेट एंड डेट आर राइमिंग, तो बी भी हो जाएगा ये। फिर है देन शाइन्स। शाइन्स जो है वो डे और टेम्परेट से राइमिंग नहीं है, तो इसको हम सी अल्फ़ाबेट से मार्क करेंगे। फिर है डिम्ड। डिम्ड इज़ नॉट राइमिंग विद शाइन्स, डेट एंड डे, तो इसको हमने डी जो है अल्फ़ाबेट से मार्क कर दिया। डिक्लाइंस एंड शाइन्स बोथ आर राइमिंग। शाइन्स को हमने सी मार्क किया था, तो डिक्लाइंस को भी अल्फ़ाबेट सी आ जाएगा। Dimmed and untrimmed are both rhyming, that's why we are marking these with alphabet D, D. Now coming to the next line, fade. Fade is not rhyming with day, temperate, shines, dimmed. That's why we are marking it with next alphabet after D, that is E. And then there is ovest. Ovest is also not rhyming with fade, untrimmed, declines, may, day, temperate. That's why we are marking it with the next alphabet after E, and that is F. So shade is rhyming with fade, fade, shade. So we are giving them E, E. Ovest, growest, F, F, because these both are rhyming. C, D. C, D जो है वो किसी और भी वर्ड से राइम नहीं कर रहा है, जो जितनी भी हमने लाइंस की हैं, तो हम इसको नेक्स्ट अल्फ़ाबेट देंगे F के बाद, से मार्क करेंगे, एंड दैट इज G, सो इट विल बी जी जी। तो राइमिंग स्कीम क्या बनी है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे सोनेट की, जो कि सोनेट 18th है, विलियम शेक्सपियर ने जो अपने फ्रेंड के लिए लिखा है। ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो 1 2 3 4 एक क्वार्टरेन है, 5 6 7 8 नेक्स्ट क्वार्टरेन, 9 10 11 12 थर्ड क्वार्टरेन, एंड 13 14 इज द एंडिंग कपलेट, दैट इज 2 लाइन्स राइमिंग। So hopefully it is clear to you। Iambic pentameter है, 5 measures हैं, 10 syllables हैं with a pattern of unstressed and stressed syllables। All right। Sonnet कब से आया था? Sonnet form as Renaissance innovation। Sonnets are among the most accomplished and fascinated lyric poems in the English language। Yet the form is not original to English language। During the 14th century in Italy, Dante Alighieri 1365 to 1321 initiated the form, and later Francesco Petrarch 1304 to 74 developed। तो उन्होंने जो पैटर्न दिया था that was CDE CDC रेजोल्यूशन। तो ये हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में काम आने वाली बात है, या फिर जो इंग्लिश ऑनर्स कर रहे होते हैं बच्चे, उनके काम की चीज़ है ये, और जो MA इंग्लिश कर रहे हैं उनके लिए भी ये काम की चीज़ है कि सोनेट जो है वो रेनेसा इनोवेशन है। तो रेनेसा होता है पुनर्जीवन, फिर से जो चीज़ उभर के आती है वापस किसी चीज़ को दोबारा से जीवंत कर देना। इनोवेशन मतलब कि कोई चीज़ जो है सुंदर तरीके से दोबारा से रेनोवेट कर देना, इनोवेट कर देना टाइप, तो उसको हम कहेंगे कि सोनेट फॉर्म एज रेनेसा इनोवेशन। तो आइए अब हम देखते हैं कि पेट्रार्कन थीम क्या होती है। यंग हैंडसम एंड अ जेंटल मेल लवर इज द स्पीकर। He is deeply in love with a fair young lady whom he describes in superlatives. Although the lady is virtuous and beautiful with blonde hair, blue eyes and white skin, she is cold and distanced. The man's love remains unrequited. The lovers never have a physical union and can never be together. As a result, the man returns his love to God. पेट्रार्कन थीम में ये है कि बहुत ही यंग हैंडसम जेंटल मेल लवर होगा, जो कि स्पीकर होगा इसमें सोनेट में, और वो बहुत ही लव में होगा एक फेयर यंग लेडी के साथ, जो कि बहुत सुपरलेटिव्स के साथ, बहुत सुंदरता के साथ जो है वो उसको डिस्क्राइब करता है। और लेडी बहुत वर्चुअस है, मतलब कि वो पवित्र है। ही एंड शी आर नॉट इन फिजिकल रिलेशनशिप एंड शी इज डिस्टेंस फ्रॉम हर लवर। दैट्स वाई देयर लव इज़ प्योर, एंड दैट्स वाई एज अ रिजल्ट जो मैन है वो अपने इस प्यार को जो है भगवान की तरफ डाइवर्ट कर देता है, क्योंकि उसकी बिलवड उसको नहीं मिल रही है, वो डिस्टेंस मेंटेन रखती है, शी इज़ कोल्ड इनफ, वो उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही है। तो ये पेट्रार्कन थीम रहेगी। तो ये होती है पेट्रार्कन थीम। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लव सोनेट। व्हाट इज लव सोनेट? द लिटरेरी इक्विवेलेंट ऑफ दैट शिवलरी which led the knight of the Middle Ages to show his devotion to his lady by fighting in field or tournament or her protection and honor. In the hands of Petrarch's imitators, Italian, French and English, the sonnet became a literary exercise, providing the poet the opportunity to display his ingenuity
in the expression of affectious love. तो यहाँ पर क्या होता है, लिटरेरी इक्विवेलेंट है कि जो शिवलरी है, जो कि वीरता है, वहाँ पर क्या जो नाइट है, योद्धा है मिडल एजेस का, वो क्या करता है, वो पूरा का पूरा अपना डिवोशन दिखाता है अपनी बिलवड के लिए, लेडी के लिए, वो उसके लिए फील्ड में भी लड़ रहा है, उसके ऑनर के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए. और पेट्रार्क के जो इमिटेटर्स थे, इटालियन, फ्रेंच और इंग्लिश, उनके हाथों में जो सोनेट था वो एक लिटरेरी एक्सरसाइज बन गया था कि जहाँ पर कि आप अपने फिक्शियस लव के लिए भी एक्सप्रेशंस दे सकते हैं. तो दिस इज लव सोनेट. नेक्स्ट इज सोनेट अराइव्स इंग्लैंड. सोनेट जब इंग्लैंड आया, the first English poetry anthology, The Songs and Sonnets, published in 1557 by Richard Tottel and now generally known as Tottel's Miscellany, is a substantial collection of sonnets and other lyrical poems. The first English poetry anthology जो थी वो थी Songs and Sonnets, जो कि 1557 में पब्लिश हुई थी. रिचर्ड टोटल ने जो लिखी थी और जिसको आजकल टोटल्स मिसलेनी के नाम से जाना जाता है. एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ sonnets and other lyrical poems. Many of them were written by Sir Thomas Wyatt. 1503 to 42 was his time period, and Henry Howard, Earl of Surrey. His time period was from 1517. It is not exact time, that's why question mark is here, up to 47. So many of them were written by Sir Thomas Wyatt. From 1503 to 42 was his time period, मतलब कि लाइफ का जो उनका टाइम था. And Henry Howard, Earl of Surrey, उनके द्वारा भी लिखे गए थे. They drew heavily on Italian models, especially Petrarch. तो इन्होंने जब लिखा तो इन्होंने बेसिकली इटालियन मॉडल्स पर लिखा और स्पेशली पेट्रार्क को इन्होंने फॉलो किया. So we can say the Songs and Sonnets was first of all published in 1557, written by Richard Tottel, and it is known as Tottel's Miscellany nowadays. Sir Thomas Wyatt, 1503 to 1542, introduced Petrarchal love poetry into England. So credit goes to Sir Thomas Wyatt that he introduced the love poetry to England. Although his poetry is notable for its fine energy, many of his sonnets are the literal translations of the Italian originals. हालांकि उनकी पोइट्री जो है नोटेबल थी, बहुत ही मतलब कि उसको आप नोटिस कर सकते थे कि फाइन एनर्जी ऑफ मैन ऑफ हिज सोनेट्स दिखाई जाती थी और लिटरल ट्रांसलेशंस की जाती थी इटालियन ओरिजिनल्स की. दैट मीन्स बेसिकली वो इटालियन जो ओरिजिनल सोनेट्स होते थे उनकी ट्रांसलेशन करते थे और उसमें दिखाया जाता था कि जो एनर्जी है, फाइन एनर्जी जो है वो कैसे फ्लो करती है, और उसी के लिए वो नोटेबल थी कि लोग उस पर ध्यान देते थे. He introduced anti-Petrarchan theme. Male lover is depicted as being in love involuntarily and expressing his desire to escape from this bondage that asserts a manly independence. ये जो है एंटी पेट्रार्कन थीम है, यहाँ पर मेल लवर जो है वो पीछा छुटाना चाहता है इस प्यार से, जो कि वहाँ पर नहीं था पेट्रार्कन लव में. Henry Howard, Earl of Surrey, his time period was from 1517 to 1547. He imitated Italian amorous poets but broadened the scope of the sonnet in both form and content. So credit of extending the content and form goes to Henry Howard, that he was Earl of Surrey. Introduced a new structural scheme, 3 quatrains and a concluding couplet, known as Surrean or English sonnet. Introduced new themes of friendship, especially to Clare and to War. Shakespeare adopted and used it with great effectiveness so that the form is best known as Shakespearean. Shakespearean sonnet जो है वो बेस्ड है हेनरी हावर्ड द्वारा लिखे गए सोनेट्स पर, जिनको सरेन और इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता था. और शेक्सपियर ने क्या किया, उसको और ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ जो है लिखना शुरू कर दिया. तो लिटरली लास्ट में जो है इसको नाम दिया गया, क्योंकि उभर कर आया सोनेट जब शेक्सपियर ने लिखना शुरू किया उसको इसी फॉर्म में, तो उसको शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाने लगा. जो कि हमने अभी पोएम का भी देखा था, राइम स्कीम सोनेट 18. तो शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है शेक्सपियरियन सोनेट का. तो उसमें हमने राइम स्कीम देखी, ए बी सी डी ई एफ जी जी. तो वहाँ पर क्या थे, 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कंक्लूडिंग कपलेट, जो कि कंक्लूड करता है कि ये पोएम अल्टीमेटली है किस चीज़ के बारे में, जो ये सोनेट है वो किस चीज़ के बारे में है. ऑल राइट, सर फिलिप सिडनी 1554 to 86.
Sonnet was ignored by poets for 25 years until Sidney published Astrophil and Stella in 1590. 25 years तक तो बहुत ध्यान ही नहीं दिया पोइट्स ने जब तक सिडनी ने एस्ट्रोफिल एंड स्टेला 1590 में नहीं लिखी. Without these poems, Shakespeare's sonnets would not have been written. अगर ये नहीं लिखा जाता तो शेक्सपियर के sonnets भी नहीं लिखे जाते. The speaker expresses some phase of his feeling in relation to his mistress. यहाँ पर speaker जो है वो अपनी mistress के बारे में जो है बात कर रहा होता है कि उसकी क्या feeling है उसकी mistress को लेके. The passion is first thwarted and then suppressed. Sidney borrowed freely from French Petrarchans but achieved complete originality and first-rate poetry. तो French Petrarchs से इन्होंने ये चीज़ ली थी. तो आगे देखते हैं हम other sonneteers कौन कौन हैं. During the years 1591 to 1597, major and minor poets followed the fashion of Astrophil and Stella. Spenser's Italian Amorati records the progress of his courtship with Elizabeth Boyle, his wife. Although they are similar to Shakespeare's sequence, they all lack the richness and the range of subjects found in Shakespeare's sonnets. तो ये इनका difference है जो कि हम देख पा रहे हैं. मतलब कि 1591 to 1597 तक जो मेजर पोइट्स थे उन्होंने एस्ट्रोफिल और स्टेला के बेस पर फैशन में ही लिखा. फिर जब स्पेंसर की इटालियन अमोरिटी आई तो वहाँ से एलिजाबेथ बॉयल जो अपनी वाइफ के साथ कोर्टशिप में वो लिखते थे वहाँ से लोगों ने और ज़्यादा इंस्पिरेशन लेनी शुरू की. बहुत सारे जो है शेक्सपियरियन सीक्वेंस जैसे थे सोनेट्स लेकिन उनमें वो खूबसूरती नहीं थी जो कि शेक्सपियर के सब्जेक्ट मतलब कि विषय में होती थी, टॉपिक में होती थी. और जिस तरीके से शेक्सपियर लिखते थे वो खूबसूरती बाकी लोगों के सोनेट्स में नहीं थी. इसीलिए शेक्सपियरियन सोनेट्स बहुत ही फेमस हैं. शेक्सपियर ने 134 सोनेट्स जो है कुल मिलाकर लिखे थे. बेसिकली शेक्सपियर एक ड्रामेटिस्ट थे लेकिन ये सोनेट्स माना जाता है कि उन्होंने अपने फ्रेंड के लिए लिखे थे और एक उनकी जो है कोई डार्क लेडी भी थी उनके लिए भी उन्होंने कुछ सोनेट्स लिखे थे. सोनेट 18 जो है वो उनकी फ्रेंड के लिए माना जाता है. They could have been written any time from 1585 to 1609, 1593 to 94 and 98 to 1601. तो ये टाइम पीरियड्स हैं जिनमें अलग अलग सोनेट्स अलग अलग टाइप के लिखे गए. There are parallels of imagery, theme and mood found in Gentleman of Verona, Love's Labour's Lost, A Midsummer Night's Dream, Richard II and Romeo and Juliet, written between 1592 to 1595. इमेजरी थीम मूड जो है जो कि पर्टिकुलर जो वर्क्स में दिखाया गया है वो अलग अलग मिलेगा. लव्स लेबर्स लोस्ट इंक्लूड 7 क्वार्टोजियंस एंड पैरेलल ऑफ imagery, thought and phraseology. Rosaline is the dark lady who wins Byron's heart. 127 and 130 sonnet number. Sonnets 107 and 152 belong to the Hamlet period. तो ये सारा का सारा शेक्सपियरियन सोनेट्स का डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है कि कौन से जो सोनेट में किस तरीके का इन्होंने बेसिकली शेक्सपियर ने लिखा है. तो रोजालिन जो है वो डार्क लेडी थी जिसके जो है जिनको डिवोट करते थे शेक्सपियर अपने सोनेट्स और जिसको दिखाया गया है कि उसने बायरन का हार्ट जो है वो विन कर लिया था. वो शेक्सपियरियन सोनेट 127 एंड 130 में मैंशनड है. 107 एंड 152 नंबर के जो सोनेट्स हैं वो हैमलेट पीरियड से बिलोंग करते हैं. Of the 154 sonnets, the first 126 were addressed to a man and the rest to a woman. अभी हमने बात की थी कि शेक्सपियर ने ओवरऑल 154 sonnets लिखे थे. फर्स्ट 126 जो थे वो एक मैन के लिए लिखे गए थे और रेस्ट एक वुमेन के लिए लिखे गए थे. 3 persons fictitious or not are either addressed or referred to in the poems: the fair young man, the dark lady and the rival poet. Fair young man. The Earl of Southampton and the Earl of Pembroke respectively have most often been identified as the beautiful youth addressed in sonnets 1 to 126. तो जो सोनेट 1 to 126 हैं विलियम शेक्सपियर के वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन और अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक के लिए लिखे गए हैं जिनको बहुत ही ब्यूटीफुल यूथ माना गया है और उन्हीं को संबोधित करके सोनेट्स 1 to 126 लिखे गए हैं. ओके, ही इज सरपासिंगली ब्यूटीफुल लवली देन अ समर्स डे. तो उसके लिए कहा गया है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई भी नहीं है, एक समर के दिन से भी ज़्यादा लवली है. अब समर का दिन लवली कैसे होता है हम कहेंगे इंडिया में तो नहीं होता है, लेकिन
क्योंकि इंडिया में ज़्यादा समर्स होती हैं, तेज़ धूप होती है, तेज़ गर्मी होती है, लेकिन जो दूसरे देश हैं जैसे कि इंग्लैंड की बात है ये, तो इंग्लैंड में लोग वहाँ पर समर्स का वेट करते हैं। वहाँ पर इतनी हार्श नहीं होती है समर, क्योंकि ज़्यादा टाइम विंटर होती है, तो दे आर ईगरली वेटिंग फॉर समर। और समर सीज़न ब्यूटीफुल होता है क्योंकि ब्यूटीफुल फ्लावर्स खिलते हैं। इसलिए कहा है कि जो उसका दोस्त है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन विलियम शेक्सपियर का, वो जो है वो समर के दिन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हिज ब्यूटी इज़ ऑफ फेमिनिन कास्ट। वो इतना सुंदर है कि वो जो औरत की जो सुंदरता होती है उसको भी पीछे छोड़ देता है। बिलोंग्स टू उसको मतलब कि हम उस कैटेगरी में रख सकते हैं कि वो एक फेमिनिन फीमेल जितना सुंदर है। बिलोंग्स टू अपर क्लास ऑफ सोसाइटी, अ यंग अरिस्टोक्रेट। और अपर क्लास ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता है, वो एक यंग अरिस्टोक्रेट है, एक बिल्कुल बहुत यंग जो है वो राजकीय इंसान है, और उसकी सुंदरता का जो है कोई भी सानी नहीं है। वो फेमिनिन ब्यूटी को भी जो है पीछे छोड़ने वालों में से है, वो एक फीमेल से भी ज़्यादा सुंदर है। Fair young man, the nature of this love of a mature man for a youth of perhaps 17 or 18 years of age appeared strange and repellent to many, because Shakespeare used words of affection normally employed by the male lover addressing his fair lady. To him, the youth is his rose, his sweet boy, and the world's fresh ornament. तो जो उनका इन्होंने जो जिस तरीके का यहाँ पर प्यार दिखाया गया है, वो एक मैच्योर मैन का लव दिखाया गया है एक यूथ के लिए, जो कि 17 और 18 ईयर्स का है एज में। और ये बहुत ही अजीब लगता है कई लोगों को, और कई लोग इससे रिपेल भी हो गए, मतलब कि पीछे मतलब उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि शेक्सपियर ने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं अफेक्शन के लिए जो बेसिकली जो मेल लवर है वो अपनी फेयर लेडी के लिए यूज़ किया करता है, और यहाँ पर इन्होंने अपने दोस्त के लिए की हैं ये ऐसे शब्द यूज़। शेक्सपियर ने अपने बहुत ही यंग दोस्त के लिए, जो कि 17 और 18 ईयर्स का एज में है, तो उन्होंने उसके लिए क्या यूज़ किया है, टू हिम द यूथ इज़ हिज रोज़, जो कि बेसिकली अपनी फीमेल बिलवर्ड के लिए यूज़ करता है एक लवर। हिज स्वीट बॉय एंड द वर्ल्ड्स फ्रेश ornament, these are type of words that a male lover uses for his female beloved. So many people didn't like this. It appeared very strange and repellent to many because these words are not in good sense. As a male is appreciating another male and he is using these type of words. Such addresses to man were customary in Shakespeare's time. Sonnet 20 refutes the idea that the first 126 sonnets celebrate a homosexual love affair. The youth is described as having a woman's face and called as a master mistress. तो ऐसा संबोधन जब आदमी आदमी को करता है, तो शेक्सपियर के टाइम में ये चीज़ें जो है चलन में थी। सोनेट 20 जो है वो क्या आइडिया देता है कि फर्स्ट 126 सोनेट्स जो हैं वहाँ पर होमोसेक्सुअल लव अफेयर दिखाया गया है, और यूथ को जो है डिस्क्राइब किया गया है एक वुमेंस फेस की तरह, जो कि मेल को ही दिखाया गया है, ये वुमेंस फेस उसको कहा गया है, एंड कॉल्ड एज मास्टर मिस्ट्रेस। ये जो वर्ड्स हैं, दीज आर डिपिक्टिंग होमोसेक्सुअल लव।